बहुत समय पहले की बात है। ढोलकपुर नाम के गांव में अशोक, एक गरीब आदमी, अपने परिवार के साथ रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी, एक 5 साल की बेटी और उसकी बूढ़ी माँ रहती थी। वह जमींदार जी के खेत में सब्जियां उगाने का काम किया करता था। उसी से उसे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, उससे ही वह अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमाया करता था। सेठ जी, पूरा महीना हो गया, आप मुझे इस महीने की पगार दे दीजिए। हाँ हाँ, ये ले। यह क्या है सेठ जी? यह तो सिर्फ 2,000 रुपए है। मेरी पगार तो पूरे 5,000 है। 5,000 पगार तब है जब तू दिन और रात मेरे इस खेत पर काम करेगा। दिन के सिर्फ 12 घंटे काम करने के मैं तुझे इतने पैसे थोड़े ना दूंगा। यह आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? भला कोई इंसान 24 घंटे कैसे काम कर सकता है? पगार तो हमेशा 10 से 12 घंटे काम करने की ही मिलती है। हाँ तो जा, जहां ऐसा होता है वहां पर जाकर काम कर ले। मेरे यहां तो ऐसा ही होता है, काम करना है तो कर, वरना निकल यहां से। देखिए सेठ जी, मुझे अपनी पगार से अपने घर का राशन, अपनी माँ की दवाइयाँ, अपनी बेटी की स्कूल की फीस भी भरनी है। आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। एक बार बोला ना, तुझे इससे ज्यादा पगार नहीं मिलेगी। तो क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहा है? चुपचाप जाता है या फिर अपने आदमियों को बुलाकर तेरी खातिरदारी करवाऊं? उसके बिना तू मानेगा नहीं। अपने सेठ की ऐसी बातें सुनकर अशोक चुपचाप 2,000 लेकर अपने घर आ जाता है। अरे, आ गए आप। आज तो आपको पगार मिलने वाली थी ना। लाइए, मुझे पैसे दे दीजिए। मैं जाकर घर का राशन और माँ जी के लिए दवाइयाँ लेकर आ जाती हूँ। अशोक अपनी पत्नी के हाथ में पैसे रख देता है। ये क्या? ये तो सिर्फ 2,000 है। इसमें तो ठीक से घर का राशन और माँ जी की दवाइयाँ भी नहीं आएगी। आपने प्रिया के स्कूल की फीस अपने पास ही रख ली है क्या? नहीं गीता, इस बार सेठ जी ने मुझे इतने ही पैसे दिए हैं। वह बहुत कंजूस है और चालाक भी। उन्होंने मुझे मेरी मेहनत का भी पूरा पैसा नहीं दिया। जब मैंने उनसे बाकी के पैसे मांगे तो कहने लगे कि अगर पूरे पैसे चाहिए तो दिन के 24 घंटे यहीं पर काम कर। काश मुझे कोई और काम मिल जाता तो मुझे ऐसे अत्याचारी सेठ के यहाँ काम ना करना पड़ता। चिंता मत कीजिए जी, आपने भगवान से प्रार्थना की है तो भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। देखना, जल्द ही हमारे पास कोई हल निकल कर आएगा और आपको उस बुरे सेठ के यहाँ पर काम नहीं करना पड़ेगा। जब तक मैं सब्जी और आटा लेकर आती हूँ, आप घर का जरा ध्यान रखिए। ठीक है गीता। गीता कुछ पैसे लेकर बाजार से आटा और सब्जी लेने जाती है। भैया, ये सब्जी कितने की दी? पालक की गुच्छी 10 की है, मटर 100 रुपए किलो है, गोभी 50 की एक है और आलू जो है वो 20 के किलो है। इन सब्जियों में से तो बस आलू और पालक ही थोड़े सस्ते हैं। आप मुझे 1 किलो आलू के साथ एक गुच्छा पालक दे दीजिए। आज घर पर सबके लिए आलू पालक की सब्जी ही बना दूंगी। गीता सब्जी वाले को सब्जी के पैसे देकर आगे आ जाती है। तभी एक बूढ़ी औरत अपने ठेले पर कुछ बैंगन रखकर बेच रही थी। वह गीता को आवाज लगाती है। बेटा, यह बैंगन बहुत ही ताजा है, तुम यह बैंगन खरीद लो। लेकिन माँ जी, मैंने तो अभी अभी बाजार से सब्जी खरीदी है। मैं कल आपके यहाँ से बैंगन खरीद लूंगी। बेटा, आज मेरी बिल्कुल भी बिक्री नहीं हुई। मुझे अपने पति के लिए दवाइयाँ खरीदनी है। तुम यह बैंगन खरीद लोगी तो मेरे पति की 1 दिन की दवाई आ जाएगी। चिंता मत करो, यह बैंगन बिल्कुल ताजा है। 3-4 दिन भी बिल्कुल खराब नहीं होंगे। लेकिन माँ जी, इन बैंगन का रंग तो बिल्कुल लाल है। मैंने तो आज से पहले कभी लाल रंग के बैंगन नहीं देखे। बेटा, यह मेरे खेत के खास बैंगन है जो साल में 1 ही बार उगते हैं और यह जिसके भी पास जाते हैं उन्हें बहुत खुशी देते हैं। तुम इन्हें ले जाओ, तुम्हारे घर में भी बहुत खुशहाली आ जाएगी। लगता है यह माँ जी इन बैंगन को बेचने के लिए ऐसा बोल रही है, वरना अगर यह लाल बैंगन सचमुच खुशहाली लेकर आते तो यह माँ जी इन्हें मुझे क्यों बेचती? इन्हें अपने घर ही ना ले जाती? अरे बेटा, तुम मन मन में क्या सोचने लग गई? कुछ नहीं माँ जी। यह बैंगन कितने रुपए के हैं? यह सारे बैंगन तुम 50 रुपए में ले जाओ बेटा। इतने पैसों में मेरे पति की दवाई आ जाएगी। लेकिन मेरे पास भी सिर्फ 50 ही रुपए बचे हैं। अगर मैंने इन पैसों से बैंगन खरीद लिए तो घर पर दूध नहीं ले जा पाऊंगी। लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन घर में दूध नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, कम से कम इन बूढ़ी अम्मा के पति की दवाई तो आ जाएगी। ये लीजिए माँ जी, आपके 50 रुपए। आप मुझे ये सारे बैंगन दे दीजिए।
तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुम बहुत ही नेक दिल की हो। ये लाल बैंगन तुम्हें बहुत खुशी दे। गीता लाल बैंगन को लेकर अपने घर पर आ जाती है। माँ, जल्दी से मुझे थोड़ा सा दूध दे दो ना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। माफ करना बेटा, लेकिन आज घर में दूध नहीं है। तुम्हें भूख लगी है ना? मैं अभी सबके लिए खाना ही बना रही हूँ, तुम बस थोड़ी देर बैठो। मैं आलू बैंगन की सब्जी और रोटी बनाकर बस अभी लाती हूँ। ठीक है माँ। गीता सब्जी बनाने के लिए लाल बैंगन को धोने के लिए जाती है, लेकिन वह जैसे ही पानी का नल चालू करती है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है। अरे अरे अरे, जल्दी से इस पानी के नल को बंद करो, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ तो मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। कहीं प्रिया तो मेरे साथ कोई मजाक नहीं कर रही? गीता इधर उधर देखती है, लेकिन उसको वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता तो वह नल बंद करके अंदर सब्जी बनाने चली जाती है। जल्दी से खाना बना देती हूँ, सबको बहुत जोर से भूख लगी है। गीता जैसे ही लाल बैंगन को काटने के लिए अपने हाथ में उठाती है, वैसे ही लाल बैंगन उसके हाथ से उछलकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। अरे, मैं अभी अभी तो इन बैंगन को धोकर लाई थी और यह है कि अपने आप उछलकर जमीन पर गिर रहे हैं। मुझे जल्दी से सब्जी काटने दो, मुझे सबके लिए खाना बनाना है। अरे, अगर तुम हमें काट दोगी तो हमारी सारी जादुई शक्तियां खत्म हो जाएंगी। अरे, फिर से वही आवाज। आखिर यह आवाज बार बार आ कहाँ से रही है? जरा ध्यान से देखो, मैं हूँ जादुई लाल बैंगन और यह सब लाल बैंगन मेरे भाई बहन हैं। हम यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आए हैं। गीता जैसे ही उन लाल बैंगन की तरफ देखती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उन सभी की दो प्यारी प्यारी आंखें थी। हे भगवान, यह उस बूढ़ी अम्मा ने मुझे कैसे बैंगन दे दिए? इन सबके तो मुंह और आंखें हैं, कहीं यह सब कोई भूत तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, हम कोई भूत नहीं है, हम तो जादुई लाल बैंगन हैं। हम परलोक से आए हैं। वो बूढ़ी अम्मा कोई आम इंसान नहीं थी, बल्कि परिलोक की परी थी। वो बहुत बार पृथ्वी लोक पर जाकर लोगों की परीक्षाएं लेती हैं। जो भी व्यक्ति उनकी परीक्षा में सफल हो जाता है, वह हमें उनके पास भेज देती है, ताकि हम उनके पास जाकर उन लोगों की मदद कर सकें। लेकिन तुम तो सिर्फ बैंगन हो, तुम भला मेरी मदद कैसे कर सकते हो? हमने तुमसे कहा ना कि हम कोई आम बैंगन नहीं है, हम जादुई लाल बैंगन हैं। तुम हमसे जो भी मांगना चाहती हो मांग सकती हो, हम तुम्हें सब कुछ देंगे। अच्छा, तो फिर तुम मेरे परिवार के लिए अच्छा सा खाना बना दो। घर में सभी को बहुत भूख लगी है और अब खाना बनाने का समय भी नहीं बचा है। मेरे घर वालों ने वैसे भी बहुत समय से कुछ अच्छा नहीं खाया, तो तुम उनके लिए स्वादिष्ट पकवान बना दो। ठीक है गीता, मैं अभी तुम्हारे परिवार के लिए स्वादिष्ट खाना बनाकर तैयार करता हूँ। जादुई लाल बैंगन अपनी आंखों को बंद करके कुछ मन में बोलता है, तभी वहाँ पर बहुत सारे खाने के स्वादिष्ट व्यंजन आ जाते हैं। अरे वाह, इतना सारा खाना, वह भी इतना स्वादिष्ट। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई लाल बैंगन। मैं अभी अपने घर वालों को खाना परोस कर आती हूँ। गीता जैसे ही अपने घर वालों को खाना परोसने जाती है तो सभी घर वाले भी हैरान रह जाते हैं। गीता, घर पर तो खाने के लिए इतना सब कुछ था ही नहीं, तो तुमने इतनी जल्दी हमारे लिए इतना सब कुछ कैसे बना दिया? अशोक के इतना पूछने पर गीता उसे जादुई लाल बैंगन के बारे में बताती है। क्या कहा जादुई लाल बैंगन? अगर वह सच में जादुई है तो तुम उनसे प्रिया की स्कूल की फीस भी मांग लो। अगर वह हमारी मदद कर देगा तो मैं अगले महीने उसके पैसे वापस लौटा दूंगा। मैंने तुम्हारी बात सुन ली है अशोक, लेकिन तुम्हें मेरे पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो यहाँ पर वैसे भी तुम्हारी मदद करने ही आया हूँ। मैं अभी दे देता हूँ पैसे। जादुई लाल बैंगन फिर से अपने आंखें बंद करके अपने मन में कुछ बोलता है। फिर वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी लकड़ी की संदूक आ जाती है। ये लो अशोक, इस संदूक के अंदर तुम्हारे लिए पैसे हैं। अशोक जैसे ही उस संदूक को खोलकर देखता है तो उसके अंदर ढेर सारे पैसे और हीरे जवाहरात होते हैं। मैंने तो बस अपनी बेटी की स्कूल की फीस मांगी थी, लेकिन तुमने तो मुझे इतना सारा धन दे दिया। भला मैं इतने धन का क्या करूंगा? तुम सचमुच बहुत ही भोले हो। इस धन से तुम अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हो। तुम अपना कोई काम शुरू कर सकते हो जिससे तुम्हें किसी की गुलामी करने की जरूरत ना पड़े। मेरी यह जादुई संदूक कभी अपने अंदर से धन को खत्म नहीं होने देती। तुम इसके अंदर से जितना भी धन लोगे उतना ही धन इसके अंदर वापस आ जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई लाल बैंगन।
इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं अशोक, यही तो मेरा काम है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे अब परीलोक पहुंचना होगा। इतना कहकर जादुई लाल बैंगन वहां से गायब हो जाता है। उसके वहां से जाते ही अशोक का टूटा फूटा पुराना घर बिल्कुल नए घर में बदल जाता है। अब अशोक गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर थोड़ा सा भी अहंकार नहीं आता। जब भी कोई गरीब या जरूरतमंद उसके पास मदद मांगने आता है तो वह किसी को भी मदद के लिए मना नहीं करता। इसलिए वह जादुई लाल बैंगन के जादू से दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करता है। रामनगर नाम के गांव में गोपी नाम का व्यक्ति रहा करता था। रामनगर में रहने वाले बाकी किसान अपने खेतों में अनाज और सब्जियों की फसलें उगाया करते थे। वहीं गोपी अपनी जमीन पर फलों की खेती किया करता था। गोपी का फलों का बहुत ही सुंदर बगीचा था, जहां उसने बहुत तरह के फल उगाए हुए थे। देखो तो जरा, कितना अच्छा बगीचा लग रहा है। इसे देखकर तो मेरा मन खुश हो जाता है। हर तरफ से फलों की ही खुशबू आ रही है। वाह, आज पके हुए कुछ फल तोड़कर बाजार में बेच कर आता हूँ। गोपी शाम को सारे फल थोड़े थोड़े तोड़ लेता है और उन्हें बाजार में ले जाकर बेच आता है। उसके बदले उसे पैसे मिलते हैं। शाम को गोपी अपने घर आता है। शांति, अरे ओ शांति, ये लो, ये पैसे संभाल कर रख लो। सूरज की अगले महीने की फीस भिजवानी है। क्या इससे सूरज की फीस हो जाएगी? नहीं नहीं, ये तो अभी बहुत कम है, अभी कुछ और समय लगेगा। गोपी का एक बेटा था, सूरज, जो पढ़ाई के लिए गांव से शहर गया हुआ था। अगली सुबह। शांति, मैं बगीचे में फल तोड़ने जा रहा हूँ। आज आने में थोड़ी देर हो जाएगी। आज थोड़े ज्यादा फल तोड़ूंगा ताकि जल्दी से पूरे पैसे जमा कर सकूं। वैसे भी हमारे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। सूरज अगले हफ्ते तक घर आ जाएगा। ठीक है जी, आज ना मैं भी आपके साथ चलती हूँ। फल तोड़ने में आपकी मदद करूंगी तो काम भी समय से हो जाएगा। उसके बाद दोनों अपने बगीचे में जाते हैं। वाह जी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, चलो चलो, अब जल्दी से काम पर लग जाते हैं। दोनों सभी फलों को थोड़ा थोड़ा तोड़कर कुछ टोकरियों में भर लेते हैं। शांति, अब तुम ना घर जाओ। मैंने सुबह ही टेम्पू वाले को बोल दिया था, वह आता ही होगा। उसी में रखकर मैं ये सारे फल बेच कर आऊंगा। और शांति अपने घर आ जाती है। अशोक अपना गाड़ी लेकर गोपी के बगीचे में आता है और वह इतने सारे फल देखकर हैरान रह जाता है। अरे वाह गोपी भाई, क्या बगीचा तैयार किया है आपने। एकदम रसीले फल है। सब भगवान की दुआ है। उसी गांव में चंदू रहता था, जो गोपी का पड़ोसी था। अरे, ये गोपी अपने फलों से भरी गाड़ी लेकर कहाँ जा रहा है? मुझे भी इसी की तरह फलों का बगीचा लगाना चाहिए था। चंदू गोपी के फलों की पैदावार से बहुत जलता था। इधर गोपी सारे फल बाजार ले जाता है। आज फिर गोपी को उन ताजे फलों के अच्छे पैसे मिलते हैं। रात को गोपी अपने घर आ जाता है। जी आप ना जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। और वो दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं। तुम्हें पता है शांति, ताजे फल देखकर न सारे दुकानदार वाले मेरे फलों को खरीदने के लिए टूट पड़ते हैं। देखना, अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह दोनों उठते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। तभी गांव का सेठ वहां आता है। अरे गोपी, कैसे हो तुम? तुम्हारे बगीचों की चर्चा तो दूर दूर के गांव तक हो रही है। अच्छा सुनो, मेरी बेटी को कल लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो मुझे बहुत सारे ताजे फल चाहिए। हाँ हाँ सेठ जी, मैं आज शाम को ही फल तोड़ लूंगा। आपके आदमी कल सुबह किसी भी समय आकर फल लेकर जा सकते हैं। ऐसा बोलकर सेठ वहां से चला जाता है। गोपी भी बहुत खुश था। आज उसे फलों को लेकर बाजार नहीं जाना था। गोपी अपने बगीचे में जाता है और फल तोड़ने लगता है। ऐसे ही गोपी सारे फलों को एक एक टोकरी में भर लेता है। बस कुछ और आम तोड़ लेता हूँ। उस पेड़ पर अभी सिर्फ 5 आम ही बचे थे। गोपी उन आम को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह आम टूट ही नहीं रहे थे। अरे, ये पेड़ पर 5 ही आम है, लेकिन कब से तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, टूट ही नहीं रहे। लगता है ये आम अभी पके नहीं है, इसीलिए नहीं टूट रहे। गोपी उस आम को छोड़कर दूसरे आम के पेड़ से आम तोड़ता है
और शाम तक सारे फल अपने घर ले जाता है। ये लो, मैंने सारे फल बाहर वाले कमरे में रखवा दिए हैं। कल सेठ जी के आदमी इन्हें ले जाएंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। आज तो आपको बाजार भी नहीं जाना पड़ा। वह दोनों रात को खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह जब गोपी उठता है तो वह हैरान रह जाता है। अरे हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरे सारे फल कहाँ चले गए? अरे क्या हो गया? मुझे लगा आपने सुबह सुबह ही फल सेठ जी के यहाँ भिजवा दिए होंगे। अरे नहीं शांति, हमारे सारे फल चोरी हो गए। मैं तो अभी सोकर उठा हूँ। और वो दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। सेठ जी के आदमी कभी भी आते होंगे। मुझे जल्दी जाकर और फल तोड़ने होंगे। अगर फल कम हुए तो सेठ जी बहुत गुस्सा करेंगे। तभी सेठ का एक आदमी वहां आ जाता है। मुझे माफ कर दो, वो कल शाम को मैं फल। अरे गोपी भाई, यह अपने पैसे पकड़ो। अभी ज्यादा बात करने का समय नहीं है। सेठ जी को आपके भेजे हुए फल बहुत पसंद आए हैं। पूरे घर में आपके भेजे हुए ताजे फलों की खुशबू आ रही है और पूरा घर महक उठा है। यह लो अपने पूरे पैसे। अभी मैं चलता हूं, मुझे बाजार से मिठाइयां भी लेकर जाना है। लेकिन मैंने तो कोई फल भेजे ही नहीं, तो यह कैसे हो सकता है? गोपी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। क्या पता सेठ के आदमी रात को खुद ही सारे फल ले गए हों। अरे शांति, तुम भी कमाल कर रही हो। ऐसे बिना बताए वो लोग हमारे घर में कैसे घुस सकते हैं? ऐसे काम तो चोर ही करते हैं ना? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं सेठ जी के पास जाकर उनको सब बता दूंगा कि मैंने कोई फल उनके यहाँ नहीं भेजे। मेरे सारे फल तो चोरी हो गए थे। उस दिन गोपी बगीचे में भी नहीं गया। अगली सुबह शांति, मैं सेठ जी से मिलने जा रहा हूँ। जाने से पहले अपने बगीचे से कुछ फल तोड़कर ले जाऊंगा। जी, जैसा आपको सही लगे। गोपी सुबह सुबह अपने बगीचे में जाता है तो कुछ फलों के पौधे टूटे हुए थे और एक आदमी आम के पेड़ को पकड़कर रो रहा था। अरे ये सब क्या हो गया मेरे बगीचे को? चंदू, तुम यहाँ मेरे आम के पेड़ को पकड़कर क्या कर रहे हो? तभी उस आदमी के हाथ उस पेड़ से अपने आप छूट जाते हैं और वो भागकर गोपी के पैरों में गिर जाता है। अरे मुझे माफ कर दो गोपी भाई, आपके बगीचे के फल देखकर मैं लालच में आ गया था। मैंने ही आपके घर से वो सारे फल चुराए थे और अपने घर में छुपाकर रख लिए, पर जब मैंने बाद में देखा तो वहां एक भी फल नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि सारे फल आखिर कहाँ गए, इसलिए मैं रात को आपके बगीचे को बर्बाद करने यहाँ आया था। लेकिन जैसे ही मैंने इस आम के पेड़ को काटने के लिए से हाथ लगाया तो मेरे हाथ इसके साथ चिपक गए, मानो मुझे किसी ने पकड़ लिया हो। वो तो अब तुम आ गए हो तब जाकर मैं इस पेड़ से अलग हुआ हूँ। मुझे माफ कर दो भाई, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अरे अगर तुम्हें फल चाहिए थे तो तुम मुझसे कह देते, मैं खुद तुम्हें दे देता। लेकिन तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत थी? मुझे माफ कर दो, तुम्हारी खुशी देखी नहीं गई मुझसे, मैं लालच में आ गया था। ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। चंदन वहां से चला जाता है और गोपी उस पेड़ को देखने लगता है और उसे हाथ लगाकर देखता है। ये चंदू क्या बोल रहा था? पूरी रात उसके हाथ इस आम से अपने आप कैसे चिपक सकते हैं? कहीं यह पागल वागल तो नहीं हो गया? तभी उस आम के पेड़ से एक आवाज आती है। गोपी, तुम बहुत मेहनती हो। मैं नहीं चाहता तुम्हारी मेहनत कोई और ले जाए, इसलिए उस चंदू को मैंने ही पूरी रात पकड़ रखा था और इसकी चोरी किए हुए सारे फल मैंने ही सेठ के घर भिजवाए थे। यह सब सुनकर गोपी हैरान हो जाता है। अरे तुम तो हमारी तरह बोल रहे हो। क्योंकि मैं एक जादुई आम हूं और मैं मेहनती किसानों की मदद करता हूं। मेरे होते हुए तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। तुम्हारा बहुत धन्यवाद जादुई आम के पेड़। इसके बाद गोपी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। रामनगर नाम के गांव में अजय नाम का एक आदमी अपनी पत्नी मीनू और 3 साल के बेटे मिंटू के साथ रहता था। गांव में उसका अपना एक मटर का खेत था। उसके खेत में उगे मटर बड़े ही स्वादिष्ट और मीठे होते थे, इसलिए हर कोई अजय से मटर खरीदना ही पसंद करता था। इस बार भी मटर की फसल बहुत अच्छी हुई है।
इस बार सारी फसल बिकने के बाद मैं पूरे घर की मरम्मत करवाऊंगा और घर में एक नया कूलर भी लगवाऊंगा। इसके बाद तुम्हें पूरा दिन गर्मी में बैठने की ज़रूरत नहीं होगी। भगवान की दया से आपका काम ऐसे ही अच्छा चलता रहे। मैं इस बार आपकी कमाई से थोड़े पैसे ज़्यादा बचा कर रखूंगी ताकि अगले साल हम अच्छे स्कूल में मिंटू का दाखिला करवा सके। मैं चाहती हूँ कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर खूब कामयाब हो, उसे हमारी तरह अपनी ज़िंदगी में ऐसी किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। जो बुरे दिन हमने देखे हैं वो मेरा बच्चा कभी ना देखे। सच कहा मीनू, ये गरीबी सच में बड़ी बुरी चीज़ है। जितनी जल्दी हो मैं बस इस गरीबी से बाहर निकलना चाहता हूँ। थोड़े पैसे जोड़कर खेती के लिए थोड़ी ज़मीन और ख़रीद लूँगा। एक बार मेरे पास बड़ा सा खेत हो जाए तो मैं शहर के बड़े बड़े ठेकेदारों को अच्छे दाम पर बहुत अच्छी फसल बेचूंगा। आज मुझे मटर की कटाई भी करनी है। चलो मैं खेत चलता हूँ। रुकिए, इस बार मटर की फसल काफ़ी ज़्यादा है। आप अकेले कटाई कैसे करोगे? मैं भी आपके साथ खेत में चलती हूँ। दोनों पति पत्नी मटर की कटाई करने के लिए अपने खेत में जाते हैं। उनके खेत के बगल में ही उनके पड़ोसी कमलेश का भी मटर का खेत था, लेकिन उसके खेत में मटर की फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, जिस वजह से वह अजय के खेत की अच्छी मटर की फसल देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। देखो तो जरा, ना जाने इसके खेत में मटर की इतनी अच्छी फसल कैसे उग गई। मेरा खेत भी इनके बगल में ही है, लेकिन फिर भी मेरे खेत की फसल इसके खेत की फसल जैसी नहीं हुई। जरूर इसने मेरी फसल के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी, जिस वजह से मेरी फसल अच्छी नहीं हुई। कमलेश मन ही मन यह सब सोच ही रहा था कि तभी वहां पर गांव का एक ठेकेदार आता है। वह अजय के पास जाता है। अरे अजय, तुम्हारे खेत की मटर की फसल तो बड़ी अच्छी हुई है। इस बार मुझे 50 किलो चाहिए। अगर तुमने यह मटर किसी और को बेचने का वादा नहीं किया है तो इसमें से 50 किलो मुझे दे दो। नहीं ठेकेदार साहब, मैंने अभी तक मटर किसी को नहीं बेची है। इस बार मेरे खेत में लगभग 200 किलो मटर उगी है। मैं 2-3 दिन में आपके पास 50 किलो मटर भिजवा दूंगा। ठीक है, जितना भी हो मुझे अपना हिसाब बता देना, मैं हाथों हाथ पैसे दे दूंगा। ठीक है ठेकेदार साहब। अरे मालिक, थोड़ी मटर मेरे खेत से भी खरीद लीजिए। मैंने भी अपने खेत में काफी मटर उगाई है। इस बार तुमने अपने खेत में मटर तो उगाई है, लेकिन देखने में तुम्हारे खेत की मटर की फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। लेकिन फिर भी एक बार मुझे कुछ मटर छकाकर दिखा दो। अगर खाने में अच्छी हुई तो मैं तुमसे भी थोड़ी मटर खरीद लूंगा। यह सुनकर कमलेश ठेकेदार साहब को थोड़ी मटर खाने के लिए दे देता है, लेकिन ठेकेदार साहब को वह मटर खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। माफ करना कमलेश, लेकिन मैं तुमसे यह मटर नहीं खरीद सकता। इनका स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर मैं तुमसे यह मटर खरीद लेता हूं तो इन्हें कोई ग्राहक नहीं खरीदेगा। सामखा मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगली बार जब तुम मटर उगाओ तो थोड़ी अच्छी खाद का इस्तेमाल करना हो सकता है, तुम्हारी फसल भी अच्छी हो जाए। इतना बोलकर ठेकेदार साहब वहां से चले जाते हैं, लेकिन ठेकेदार साहब के मटर ना खरीदने पर कमलेश अजय पर बरस पड़ता है। वह बिना कुछ सोचे समझे अजय से कहता है, मैं जानता हूं अजय कि तुम्हारी वजह से ही मेरे मटर नहीं बिके। हम दोनों के खेत अगल बगल में हैं। उसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे खेत की मटर की फसल इतनी अच्छी हो और मेरे खेत के मटर ऐसे। तुमने जरूर मेरे खेत की मटर की फसल को खराब करने के लिए कुछ ना कुछ डाला है, जिस वजह से इन मटर का स्वाद अच्छा नहीं है। यह तुम कैसी बातें कर रहे हो कमलेश भैया? मैं भला तुम्हारे खेत में कुछ क्यों मिलाऊंगा? तुम अपने मन में मेरे लिए ऐसी बातें सोच भी कैसे सकते हो? बस अब ज्यादा भोला बनने का ड्रामा मत कर। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। तुम चाहते हो कि हर कोई सिर्फ तुमसे ही आकर मटर खरीदे। अगर मेरे खेत में भी अच्छे मटर उगते तो तुम्हारी ग्राहकी कम हो जाती। मेरे खेत के मटर इतने अच्छे होते कि ठेकेदार साहब भी तुमसे मटर खरीदने के बजाय मुझसे ही खरीदते। लगता है तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है भैया, जो तुम बिना सोचे समझे मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी बोलते जाओगे। मैंने हमेशा पूरी ईमानदारी से अपना काम किया है। ना तो मैंने कभी किसी के लिए बुरा किया है और ना ही कभी किसी के बुरे के बारे में सोचा है। उसके बाद भी तुम मुझसे ऐसी बातें कह रहे हो। अरे जाओ, मैं जानता हूं अच्छी तरह से ये सब तुमने ही किया है। तुम जलते हो मुझसे। बस अब बहुत हो गया कमलेश भैया। आपको जो बोलना था आप बोल चुके। हम समझ सकते हैं कि आपके खेत की फसल खराब हो गई है तो आप बहुत परेशान हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि
अपने परेशानी में आप किसी को भी कुछ भी बोलोगे। हमने किसी के साथ क्या किया है और क्या नहीं किया है ये सब तो भगवान जानता है। हम तो बस आपसे इतना ही कह सकते हैं कि जो आप सोच रहे हैं वह बहुत गलत सोच रहे हैं। चलिए जी चलते हैं यहाँ से। कमलेश की ऐसी बातें सुनकर उन दोनों को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वह दोनों वहां से चले जाते हैं। 2 दिन बाद अजय ठेकेदार जी को 50 किलो मटर बेच देता है, जिसके उसे अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं। अभी भी उसके खेत की लगभग 150 किलो मटर बिकना बची थी। जब ठेकेदार साहब ने उसे मटर खरीदी तो लोगों को वह मटर काफी पसंद आई, तो बाकी ठेकेदारों ने भी अजय को मटर का ऑर्डर दे दिया। उसकी बची हुई सारी मटर के लिए ऑन ऑर्डर मिल गया, जिस वजह से वह बहुत खुश था। हमें सारी मटर के ऑर्डर मिल गए। अब हमारी सारी मटर अच्छे दाम में बिक जाएगी। मैं सोच रहा हूँ कि मटर बिकने के बाद मेरे पास जब सारे पैसे आएंगे तो मैं उनमें से कुछ कमलेश भैया को दूंगा, ताकि वह फिर से अपने खेत में मटर उगा सके। मैं जानता हूँ इस बार उनकी फसल अच्छी नहीं आई है, उन्हें काफी नुकसान हुआ है। लेकिन वह तो आपको ही अपनी फसल खराब होने का कसूरवार मानते हैं, तो आप उनकी क्या मदद करोगे? भले ही वह कुछ भी मानते हो, लेकिन है तो वह मेरा पड़ोसी ही। एक पड़ोसी ही बुरे समय में दूसरे पड़ोसी के काम आता है। पड़ोसी होने के नाते यह मेरा फर्ज बनता है कि मैं कमलेश के ऐसे बुरे समय में उसकी मदद करूं। कमलेश भैया ने आपको इतना भला बुरा कहा, उसके बाद भी आप उनकी इतनी मदद करना चाहते हैं? काश वह आपके मन के भावों को समझ पाते तो आपके बारे में इतना गलत कभी नहीं सोचते। जहां अजय कमलेश के लिए ऐसा सोच रहा था, वहीं कमलेश अजय से जलकर उस रात गांव में सबके सो जाने के बाद अजय के गोदाम में रखी सारी मटर की फसल में आग लगा देता है। सुबह उठकर जब अजय अपने गोदाम में जाता है तो देखता है कि उसके गोदाम में रखी हुई सारी मटर की फसल जल चुकी है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार उसके साथ ऐसा कैसे हुआ। ऐसा होने की वजह से उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। सुबह अपने गोदाम में जोर जोर से रोने लगता है। मैंने किसी के साथ क्या बुरा किया था भगवान, जो मेरे साथ ऐसा हुआ? यह मेरी इतनी महीनों की मेहनत थी, मेरी पूंजी इसमें लगी थी, यह मेरी साल भर की कमाई थी। अब मैं क्या करूं? अजय को इस तरह रोते हुए देखकर कमलेश बहुत खुश होता है। अजय परेशान होकर अपने घर चला जाता है। वह अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी उसे समझा बुझाकर किसी तरह शांत करती है। अगले दिन बड़े ही निराशा से अजय अपने खेत में मटर के बीज बोने जाता है तो देखता है कि उसका खेत मटर की हरी भरी फसल से लहलहा रहा है। यह देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। यह कैसे हो सकता है? मेरे खेत में मटर की हरी भरी फसल कैसे उग गई? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? नहीं अजय, तुम कोई सपना नहीं देख रहे, यह सब बिल्कुल सच है। अरे भला ये किसकी आवाज थी? यहाँ पर तो मेरे अलावा और कोई है भी नहीं। नहीं अजय, यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। जरा यहाँ पर देखो, मैं हूँ जादुई मटर। उस आवाज को सुनकर अजय उसकी तरफ देखता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके सामने एक बोलने वाली मटर खड़ी थी। अरे तुम कैसी मटर हो? तुम्हारे तो हाथ पैर और आंखें भी हैं। तुम मुझसे बातें भी कर रही हो। अब तो पक्का ये कोई सपना ही होगा। नहीं अजय, यह कोई सपना नहीं है। मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आई हूँ। सब्जियों के लोग से कुछ दिन पहले मैं तुम्हें देख रही थी। तुम्हारे पड़ोसी कमलेश ने तुम्हें बिना किसी गलती के इतना सुना दिया, लेकिन फिर भी तुमने उससे कुछ गलत नहीं कहा। ऊपर से तुमने तो उल्टा उसकी मदद करने के बारे में सोचा। तुम्हारी यह अच्छाई देखकर मैं बहुत खुश हुई, लेकिन जब मैंने देखा कि कमलेश ने गलतफहमी के चलते अपनी जलन की वजह से तुम्हारी मटर की फसल में आग लगा दी, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुम जैसे नेक इंसान को इस तरह मुसीबत में नहीं देख सकती, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने चली आई। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किन शब्दों में तुम्हारा धन्यवाद करूं, लेकिन मैं तुमसे एक और मदद मांगना चाहता हूं। भले ही कमलेश भैया ने मेरे साथ कुछ भी गलत किया हो, लेकिन मैं कभी उनके बारे में गलत नहीं सोच सकता। मैं चाहता हूं कि जिस तरह तुमने मेरे खेत को मटर की फसल से हरा भरा कर दिया, उसी तरह तुम कमलेश भैया के खेत को भी हरा भरा कर दो। यह बात बोलकर तो तुमने मेरा दिल ही जीत लिया। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं ऐसा ही कर देती हूँ। अजय के कहने पर वह जादुई मटर कमलेश के खेत को भी मटर की फसल से हरा भरा कर देती है।
लेकिन कमलेश यह सब होते हुए देख लेता है, जिसके बाद उसे अपनी करनी पर बहुत पछतावा होता है। वह अजय के पास जाकर उससे माफी मांगता है, तो अजय भी सब कुछ भूलकर उसे अपने गले से लगा लेता है। उस दिन के बाद उन दोनों के बीच में कोई मनमुटाव नहीं होता और अजय के अच्छे व्यवहार की वजह से जादुई मटर हमेशा उसका साथ देती है।